Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 11. Today's topic is about the managing transaction exposure. Dear students, we have been talking about the exchange rate risk previously और मैंने आपको different types of exposures बताए थे. आप बताएंगे मुझे कौन कौन से थे? Number 1, yes, very good, transaction exposure. Number 2, economic exposure and number 3, translation exposure. तो हमने इन तीन exposures के बारे में बात की हुई थी in the previous lecture. 3 types of exposures. Number 1, transaction exposure. Number 2, economic exposure. Number 3 is translation exposure. In the previous lecture we have been talking about the how to calculate all these exposures और उनके क्या क्या steps थे और हमने उस पर बात की थी introduction के ऊपर. Today's topic is about the managing transaction exposure. But before I start with this topic, let me read out an interesting छोटा सा एक केस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. दैट इज अबाउट द कैटरपिलर्स एक्सपोजर टू द एक्सचेंज रेट रिस्क, नॉट स्पेसिफिकली टू द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर लेकिन जनरली टू द एक्सचेंज रेट रिस्क के बारे में ये छोटा सा स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. प्लीज लिसन. कैटरपिलर्स इनकॉर्पोरेशन रिलाइज हेविली ऑन एक्सपोर्ट्स फॉर अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स सेल्स. कैटरपिलर जो है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है for a large proportion of its sales. The weakening of the dollar reduces the price importers must pay for the Caterpillar's product. तो क्या होगा, क्या हो रहा है कि जो डॉलर की जैसे जैसे वीक हो रहा है, the weakening of dollar reduces the price importers must pay for the Caterpillar's product. उसकी जो प्रोडक्ट्स की जो इम्पोर्ट प्राइसेस हैं वो नीचे आ रही हैं. When the dollar is relatively weak, the demand for कैटरपिलर्स एक्सपोर्ट इंक्रीजेस. जब डॉलर की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी तो क्या होगा कि द डिमांड फॉर द कैटरपिलर्स एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एंड सो डज कैटरपिलर्स परफॉर्मेंस. तो जब करेंसी की वैल्यू कम होती है या वीक होती है रिलेटिवली तो हमारे पास ज़्यादा ये चांस होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी फॉर द एक्सपोर्ट. सो डज कैपिटल परफॉर्मेंस. एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली कैटरपिलर की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी. हमने स्टूडेंट्स ये फिनोमेना प्रीवियसली भी डिस्कस किया था जे कर्व इफेक्ट में भी एंड मेनी टाइम्स इन दिस मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास कि जब भी कोई करेंसी वीक होती है तो और या डिप्रिशिएट की जाती है तो उसका मेन पर्पस ये होता है दैट वी वांट टू इनहांस आवर एक्सपोर्ट्स. हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं और एंड इन टर्न द परफॉर्मेंस ऑफ दैट. तो यहाँ पे भी जो कैटरपिलर है हमने ये केस हम जो पढ़े हुई है कि उसकी वैल्यू जो है वो वीक हो रही है. When the dollar is strong, importers incur a higher cost of importing from caterpillars because it takes more of their currency to obtain the dollars to purchase Caterpillar's product. Caterpillar is especially vulnerable to the value of dollar because its key competitor is Komatsu of Japan, whose exports are denominated in Japanese yen. अब देखिए कैटरपिलर का जो कंपटीशन है वाई दे आर सेंसिटिव क्योंकि उनका जो एक मेन कंपेटिटर है उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर डिनोमिनेटेड इन जापानीज येन. देन thus when the dollar is expensive, the Caterpillar customers can switch to the competitor whose prices are not denominated in dollar. इसलिए जब डॉलर एक्सपेंसिव होता है तो उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं और जो कस्टमर्स हैं उनके पास भी चॉइस है कि वो कम प्राइस वाली चीज़ क्यों ना परचेज कर लें जो कोमैट्सू प्रोड्यूस कर रहा है जापानीज येन के अंदर.
During the 1999 to 2000 period, many currencies weakened against the dollar but strengthened against the yen. इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी करेंसीज जो हैं वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हुई लेकिन येन के अगेंस्ट स्ट्रांग हुई. Consequently, the Caterpillar's performance declined in response to the decline in the foreign demand for its product and its stock prices fell. इसलिए उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि इसकी जो कैटरपिलर की परफॉर्मेंस इफेक्ट हुई एंड दैट डिक्लाइन इन रिस्पांस टू द डिक्लाइन इन द फॉरेन डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड इट्स स्टॉक प्राइसेस फेल. और उसकी जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो भी नीचे आ गए. जस्ट एज कैटरपिलर्स वैल्यू इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग डॉलर इट मे बी इनहैंस्ड बाय अ वीक डॉलर. अच्छा, मजे की बात यह कि कैटरपिलर जो है वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ डॉलर से इफेक्ट होता है लेकिन वीक वैल्यू से इनहैंस होता है. In 2003, the dollar declined substantially against many currencies and Caterpillar performed well. जब 2003 के अंदर डॉलर की करेंसी डिक्लाइन हुई तो it performed very well. Other US firms that rely heavily on exports typically have the same type of exposure, especially when their competitors are based outside the US. तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि how the exchange rates are going to affect the value of all these firms and how the cash flows are going to be affected. That is the purpose of our today's lecture and it is about the transaction exposure. और हम बात कर रहे थे कि हमारे तीन तरह के exposures हैं, transaction exposure, economic exposure and translation exposure. आज के लेक्चर में हम we are going to identify the commonly used techniques for hedging transaction exposures. हम techniques पढ़ेंगे कि how to hedge these transaction exposures. To show how each technique can be used to hedge future payables and receivables. हम ये भी देखेंगे कि how these techniques can be used to hedge future payables and receivables. Also, we are going to compare the pros and cons of different hedging techniques, and we are also going to suggest other methods of reducing exchange rate risk. Other than the hedging, we already have many other different methods in order to reduce the exchange rate risk. So what is transaction exposure? It exists when the future cash transaction of a firm are affected by the exchange rate fluctuation. जो हमने इससे पहले भी definition पढ़ी, मैं repeat करती हूँ. Transaction exposure exists when the future cash transaction of a firm are affected by the exchange rate fluctuations. जब भी हमारी future cash transactions affect होती हैं by the exchange rate fluctuation, this is called the transaction exposure. When transaction exposure exists, the firm faces three major tasks. Number one, identify its degree of transaction exposure. Decide whether to hedge this exposure. And then choose a hedging technique if it decides to hedge part or all of the exposure. अच्छा, जब भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को किसी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से वो इफेक्ट होती हैं तो इट हैज़ टू गॉट थ्री डिफरेंट स्टेप्स. उन्होंने तीन स्टेप्स करने हैं. नंबर वन ये है कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बाय कैलकुलेटिंग द नेट एक्सपोजर. ठीक है. उसके बाद ये है कि डिसाइडिंग वेदर टू हैज इट्स एक्सपोजर और नॉट. क्या ये एक्सपोजर इतना है कि हम इसके लिए कोई hedging technique adopt करें. And number three is choose a hedging technique if it decides to hedge a part or all of its exposure. क्या hedging technique choose करें अगर वो उसका एक पोर्शन, एक पार्ट या फुली hedge करना चाहती है. देखिए, पहली बात तो ये कि आपने डिग्री उसकी कैलकुलेट करनी है. फिर उसके बाद ये कि आपने करना है कि क्या हमें hedge करना भी है या नहीं hedge करना, क्योंकि कई दफ़ा hedging करने से जो hedging cost है that is much higher as compared to if you are not hedging. तो आपने ये भी कैलकुलेट करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर hedge करने चले जाएं तो hedging में कुछ ना कुछ कॉस्ट भी इनकर होगी. तो ऐसा ना हो कि हमारी hedging कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो कि वो हमें वायबल ही ना हो. And number three is to choose a hedging technique if it decides to hedge part or all of the exposure. क्या वो एक जगह से exposure को hedge करना चाहती है या पूरा exposure hedge करना चाहती है. To identify the net transaction exposure, a centralized group consolidates all the subsidiary reports to compute the expected net positions in each foreign currency for the entire MNC. अच्छा, अब होता यह है कि सबसे पहले हम नेट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कैलकुलेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो
A centralized group consolidates all the subsidiary reports to compute the expected net positions in each foreign currency for the entire MNC. हम different MNCs को देखेंगे कि हमारा जो exposure है वो किस हद तक जो नेट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है वो हमने आइडेंटिफाई करना है और वो ये देखना है कि वो किस हद तक हमें इफेक्ट कर रहा है, राइट। तो नेट एक्सपोजर को कैलकुलेट करने के लिए हम सब सब्सिडरीज की नेट पोजीशंस सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी वुड बी एबल टू कमेंट ऑन दैट. Note that sometimes a firm may be able to reduce its transaction exposure by pricing its exports in the same currency that it will use to pay for its imports. अच्छा, अगर आप सेम करेंसी में रख लें तो तभी आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर खत्म हो जाएगा. वाई? जिस करेंसी में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी में आप इंपोर्ट कर लें तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, क्योंकि करेंसी सेम होगी. जैसे अगर हम यूरो करेंसी की एग्जांपल लेते हैं तो यूरोपियन जो कम्युनिटी है, यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है. वाई? बिकॉज सेम करेंसी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ट्रांजैक्शन के दरमियान में करेंसी का कोई डिफरेंस ही नहीं है. सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहती हूँ. ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल. कंसोलिडेटेड एक्सपोजर. मैं आपको ये कह रही थी कि डिफरेंट करेंसीज के अंदर जो डिफरेंट सब्सिडरीज हैं उसके अंदर एमएनसी को डिफरेंट तरह का एक्सपोजर इनकाउंटर है. वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द कंसोलिडेटेड एक्सपोजर ऑफ दैट. पहले आपके लिए मैं प्रॉब्लम लिख रही हूँ यहाँ पे. दिस इज अ न्यूमेरिकल which is about the consolidated exposure. Quincy Corporation estimates the following cash flows in 90 days. 90 days at its subsidiaries as follows. अच्छा जी, here is net position in each currency measured in the parent's currency plus 100 C minus 180. करेंसी 2 में आ जाए minus 300 minus 40 plus 200. करेंसी 3 में आ जाए minus 100 minus 10 minus 40. You are required to determine
consolidated net exposure of the MNC to each currency. Acha, basically students, in this example we are interested to determine the consolidated net exposure of the MNC to each currency. हम interested हैं कि यहाँ पे इस जो क्विंसी कॉर्पोरेशन है, आपके सामने डाटा है, 3 करेंसीज में इन्वॉल्व है, बिकॉज इट इज डीलिंग विद 3 डिफरेंट सब्सिडरीज. 3 डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, A, B एंड C. करेंसी 1, करेंसी 2, करेंसी 3. इट इज डीलिंग विद 3 डिफरेंट करेंसीज, करेंसी 1, करेंसी 2 एंड करेंसी 3. We are interested to determine the consolidated net exposure of the MNC to each currency. हर करेंसी के ऊपर consolidated net exposure कितना है MNC का for each currency. हम हर करेंसी का नेट एक्सपोजर कैलकुलेट करेंगे. कैसे? बहुत सिंपल है. कैलकुलेटर लें आप अपना. करेंसी 1 को देखें. करेंसी 1 की जो वैल्यू है दैट इज 200. अगली वैल्यू है +100, +100. नेक्स्ट वैल्यू इज -180. दिस इज इक्वल टू 120. सो वी विल राइट करेंसी A इज इक्वल टू 120 प्लस में. ठीक है, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स हैं तो आप इसके आगे 3 जीरोस लगा दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो पेरेंट्स करेंसी है दैट इज इन 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स, ये लगा दें. करेंसी B का आप कैलकुलेट करें, करेंसी 2 का. करेंसी 1 का मैंने कैलकुलेट किया, करेंसी 2 का कैलकुलेट कीजिएगा. -300, -40, +200 दैट इज इक्वल टू -140. करेंसी C3 पे आए. -100, -10, -40. This is equal to -150,000. Basically, this is the consolidated net exposure of the MNC to each currency. हर करेंसी में उसका नेट एक्सपोजर कितना है, वी हैव कैलकुलेटेड इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. सो आई एम श्योर आपको अब समझ आ गई होगी कि हमने कंसोलिडेटेड नेट एक्सपोजर को कैसे कैलकुलेट करना है फॉर ईच MNC टू ईच करेंसी. ठीक है ना, फॉर MNC टू ईच करेंसी हमने हर करेंसी का कंसोलिडेटेड नेट एक्सपोजर कैलकुलेट कर लिया. इज दैट क्लियर? यानी सब्सिडरी A में करेंसी 1 का क्या एक्सपोजर था, B का क्या है, C का क्या है, कहीं पे प्लस में जा रहा है, कहीं माइनस में जा रहा है, तो हम यहाँ पे ये इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि वो नेट कितना है. ठीक है ना, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कंप्लीट करने का कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा कंसोलिडेटेड नेट एक्सपोजर कितना है. जो उसके बाद अगला स्टेप आएगा, उसके अंदर हम हेजिंग टेक्निक्स यूज करेंगे, डिफरेंट हेजिंग टेक्निक्स यूज करेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर टू हेज ऑल ऑफ इट्स एक्सपोजर और नॉट, या क्या उसको सारे को करना चाहिए या सिर्फ पार्ट ऑफ द एक्सपोजर को करना चाहिए. सो दीज द हेजिंग टेक्निक्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इंक्लूड फ्यूचर हेज, फॉरवर्ड हेज, money market hedge and the currency option hedge. These are the different hedging techniques which can be used in order to eliminate the transaction exposures. MNCs will normally compare the each cash flows that would be expected from each hedging technique before determining which technique to apply. अच्छा, हम बिफोर वी अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ हेजिंग टेक्निक हम ये देखना चाहेंगे कि वी आर गोइंग टू कंपेयर द कैश फ्लोज दैट वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच हेजिंग टेक्निक बिफोर डिटरमिनिंग विच टेक्निक टू अप्लाई. यानी हर टेक्निक से, जैसे कि लिस्ट में है, फ्यूचर हेज इस्तेमाल करें, फॉरवर्ड हेज इस्तेमाल करें, मनी मार्केट या करेंसी ऑप्शन हेज, विच टेक्निक टू यूज, इट लार्जली डिपेंड्स ऑन
कि किस टेक्निक से कितना कैश फ्लो हमें मिलेगा, और हमें उस जो हमें कैश मिल रहा है, कैश फ्लो है, वो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, एंड डेफिनेटली जहाँ पे हमें बेनिफिट ज्यादा नजर आएगा वी वुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर टेक्निक। तो इन 4 टेक्निक्स में से आप चूज करेंगे टू विच टेक्निक टू फॉलो on the basis of the cash flows that these techniques are generating for you. Number 1 is futures and forward hedges. A futures hedge uses currency futures while a forward hedge uses forward contract to lock in the future exchange rate. Future hedge क्या होता है? Future hedge uses currency future contracts while the forward hedge uses the forward contracts to lock in the future exchange rate. तो future hedge जो है वो future currency futures को इस्तेमाल करेगा, whereas the forward hedge is going to use the forward contract in order to lock in the future exchange rate. Recall that forward contracts are commonly negotiated for large transactions while the standardized future contracts tend to be used for smaller amounts. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने जब आपको याद होगा जब हमने करेंसी डेरिवेटिव्स का चैप्टर शुरू किया था तो मैं आपको ये बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर नॉर्मली नेगोशिएटेड फॉर लार्ज ट्रांजैक्शंस, और ये बेसिकली इट इज अ 1-to-1 और अ कस्टमाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड अ कमर्शियल बैंक, वेयर एज जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर स्टैंडर्डाइज्ड and they tend to be used for the smaller amounts. So forward contracts are commonly negotiated for large transactions, whereas standardized future contracts tend to be used for the smaller amounts. To hedge future payables or receivables, a firm may purchase or sell currency futures or negotiate a forward contract to purchase the currency forward. अच्छा स्टूडेंट, do not get confused by this statement. आप जो ब्रैकेट्स वाले हैं वो ना पढ़ें जब while you are reading it. एक दफा आप ब्रैकेट्स वाले ना पढ़ें और एक दफा जो ब्रैकेट से पहले वाला एक वर्ड है ना आप उसको ना पढ़ें और उसको दूसरे के साथ पढ़ें. जैसे मैं आपको दोबारा पढ़ के देती हूँ. टू hedge future payables, a firm may purchase currency futures or negotiate a forward contract to purchase the currency forward. Payables को जब भी आपने hedge करना है तो you are going to purchase the currency futures या forward contracts, the currency forward. ठीक है ना. तो जब भी आपने hedge करना है payables को तो you are going to purchase the currency future contracts and the currency forward contracts. और जब भी आपने receivables करने हैं, जब hedge करना है आपने receivables को तो you are going to sell them. अब समझ आइए. अब दोबारा पढ़ते हैं. To hedge future receivables, अब payable को मैंने छोड़ दिया, skip किया. To hedge future receivables, payables को मैं नहीं पढ़ूंगी. A firm may sell currency futures or negotiate a forward contract to sell the currency forward. Receivables के लिए हम sell करेंगे forward contract और future contract को, जबकि payables के लिए we are going to purchase or buy these contracts. The hedge versus no hedge decision can be made by comparing the known result of hedging to the possible results of remaining unhedged and taking into consideration the firm's degree of aversion. आप hedge करना चाहते हैं या आप hedge नहीं करना चाहते. Hedge versus no hedge decisions can be made. किस तरह से हो सकते हैं? By comparing the known result of hedging to the possible results of remaining hedge. यानी आपको अगर आप hedging करें तो आपको कितना फायदा होगा और अगर आप hedging ना करें तो आपको क्या लॉस होगा. या आप ये इन अदर वर्ड्स कह लें कि hedging की कॉस्ट हमें कितनी आएगी. अगर आप hedging में एंटर होते हैं तो hedging will incur you some cost. क्या कॉस्ट है? जाहिर है आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो इट विल डेफिनेटली इनकर यू सम कॉस्ट. क्या कॉस्ट होती है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इट कैन बी a certain fee that the bank is going to charge you, or future contract में the initial margin that you have set up, that you have deposited while you wanted to do this transaction. तो आपने ये देखना है कि आपकी कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है. हेज करने के लिए जो जिस एग्रीमेंट में आप एंटर होंगे उस एग्रीमेंट की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी एंड यू हैव टू लुक एट दैट. अच्छा, आपने एक तो कंपेयर करना है. द हेज वर्सेस नो हेज डिसीजंस कैन बी मेड बाय कंपेयरिंग द नोन रिजल्ट ऑफ हेजिंग टू द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ रिमेनिंग unhedged and taking into consideration the firm's degree of risk aversion. और हमने साथ साथ ये भी देखना है कि फर्म का
द डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन कैसा है। क्या मतलब हुआ, द डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन से मतलब यह है कि किस हद तक फर्म जो है वो रिस्क लेना चाहती है, क्या फर्म रिस्क अवॉइड करना चाहती है या क्या फर्म रिस्क लेना चाहती है। इज द फर्म रिस्क एवर्स, किस हद तक फर्म रिस्क एवर्स है। कुछ लोग हाईली रिस्क एवर्स होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। ट्रेडिशनली थोड़ा सा हटके इस स्लाइड से, ट्रेडिशनली दी ऑल दी मैनेजर्स और द इन्वेस्टर्स दे आर रिस्क एवर्स। क्या मतलब है कि they expect to have an increase in the return whenever there is an increase in the risk. They expect to have an increase in the return whenever they increase the risk. यानी they expect के higher the risk, higher is the expected return. आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जैसे आपने मेहनत की, अपना पेपर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया एंड यू एक्सपेक्टेड कि आपके 80 मार्क्स आएंगे, ठीक है। एक और स्टूडेंट है, उसने भी इतनी मेहनत की, वो कहता है मेरे तो 90 आने चाहिए। एक और स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैंने भी बहुत मेहनत किया, और आप तीनों ने, फॉर एग्जांपल आपने एक जितनी मेहनत किया, वो कहता है मेरे 95 आने चाहिए। इसका मतलब है एक्सपेक्टेशंस हर एक की डिफरेंट है। इसी तरह इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट हैं अबाउट देयर रिटर्न। तो डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन वो वेरी करती है, कुछ लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। तो हेज वर्सेस नो हेज डिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है। नाउ द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग मेजर्स द एडिशनल एक्सपेंसेस बियॉन्ड दोज इनकर्ड विदाउट हेजिंग। सो द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग मेजर्स द एडिशनल एक्सपेंसेस बियॉन्ड दोज इनकर्ड विदाउट हेजिंग। अगर आप हेजिंग नहीं करते तो आपकी क्या एक्सपेंसेस हैं, जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, that is called the real cost of hedging, and this is equal to real cost of hedging payables is equal to nominal cost of payables with hedging minus nominal cost of payables without hedging. With hedging और without hedging का जो difference है that is the real cost of hedging payables, और receivables के लिए formula उल्टा है, that is real cost of hedging receivable is equal to nominal revenues received without hedging माइनस नॉमिनल रेवेन्यूज रिसीव्ड विद हेजिंग। आप अपनी रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग को कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टू फार्मूलाज, आइदर टू हेज पेएबल्स और रिसीवेबल्स। व्हेन यू वांट टू हेज पेएबल्स, द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग पेएबल इज इक्वल टू नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेएबल्स विद हेजिंग माइनस नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेएबल्स विदाउट हेजिंग। Similarly, the real cost of hedging receivable is RCHR is equal to nominal revenues received without hedging minus nominal revenues received with hedging. Now the futures and the forward hedge. If the real cost of hedging is negative, then the hedging is more favorable than not hedging. अगर real cost of hedging नेगेटिव में उसकी वैल्यू आती है तो देन हेजिंग इज मोर फेवरेबल देन नॉट हेजिंग। बेसिकली स्टूडेंट्स ये आप कह लें कि ये पॉइंट्स हैं, या ये आप ये कह लें कि ये कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर हमारी रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग नेगेटिव आएगी तो देन वी आर गोइंग टू, इसका मतलब ये है कि हेजिंग इज मोर फेवरेबल देन नॉट हेजिंग। टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग, first develop a probability distribution for the future spot rates, then use it to develop a probability distribution for the real cost of hedging. अच्छा, अब इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स करेंगे जो कि मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर दिखाती रहूंगी। नंबर 1 इज टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग। सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग, और फिर आपने डेवलप करना है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्यूचर स्पॉट रेट। फ्यूचर स्पॉट रेट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाना है, और फिर आपने उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग। कैसे, ये देखें, लेट्स सपोज इस सारे फिगर को देख के आपने परेशान नहीं होना, दिस इज वेरी सिंपल, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग फॉर ईच पाउंड्स इन पेबल्स। द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी, नंबर 2 इज नॉमिनल कॉस्ट विद हेजिंग and nominal cost without hedging, and this is the real cost of hedging. ये देखें, ये हमें probabilities given है, these are the nominal costs with hedging and these are the nominal costs without hedging, right? And this is the real cost of hedging. Real cost of hedging कैसे calculate हो रही है?
इन दोनों के डिफरेंस से, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ विद हेजिंग माइनस नॉमिनल कॉस्ट विदाउट हेजिंग। आपको याद है फार्मूला पेबल्स का? ये देखें, पीछे जाते हैं, ये है नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेबल्स विद हेजिंग माइनस नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेबल्स विदाउट हेजिंग, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम माइनस करते जाएंगे। कैलकुलेटर अपना लें, पहले से 5 प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं। 1.4 माइनस 1.3 0.1 कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पे आए, 1.4 माइनस 1.32 0.08 कंफर्म हो गया। 1.4 माइनस 1.34 0.06 1.4 माइनस 1.36 0.04 1.4 माइनस 1.38 1.4 माइनस 1.38 0.02, फिर 15 प्रोबेबिलिटी पे 1.4 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 0, 1.4 माइनस 1.42 माइनस 0.02 and 1.4 minus 1.45, this is equal to minus 0.05। तो स्टूडेंट्स हमने रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग फॉर ईच पाउंड्स इन पेबल्स कैलकुलेट किया। कैसे? नॉमिनल कॉस्ट विद हेजिंग माइनस नॉमिनल कॉस्ट विदाउट हेजिंग, एंड इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग। 1.40 को 1.30 से 0.10, और ये आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है कि 5% प्रोबेबिलिटी ये थी, इसकी 10% प्रोबेबिलिटी पे 15, 20, 20, 15, 10 एंड 5 पे। अब ये देखें, हमने जो रूल सेट किया था वो ये था कि हेजिंग इज फेवरेबल व्हेन द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग इज नेगेटिव। ये देखें, रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन 2 प्रोबेबिलिटीज के साथ नेगेटिव में आई है। इसका मतलब ये है कि ओनली फॉर ईच पाउंड्स इन पेबल्स the expected RCH is equal to probability multiplied by RCHI. This is equal to आप इसका समेशन कर लें probabilities का multiplied by RCHI, that is equal to 0.0295। इन सारी probabilities का समेशन multiplied by RCH, that is the real cost of hedging, ये आ जाएगा equal to 0.0295। समझ आ रहा है? यानी 5% के साथ ये, 10% के साथ ये, इन सबको प्लस करते जाएंगे आप, ठीक है। 15% के साथ ये 0.06, 20% यानी आप लिखेंगे 5% ब्रैकेट में लिखेंगे 0.10 पे लिखेंगे प्लस 10% ब्रैकेट में लिखेंगे 0.08, यहां से लिया मैंने ये, ठीक है। फिर लिखेंगे अगली प्रोबेबिलिटी ये 15% और 15% 0.06 प्लस, इसको ये पूरी आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट 0.0295, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ ये 0 to 5 और 10, ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, 15% प्रोबेबिलिटी है दैट वी आर गोइंग टू हेज। देयर इज अ 15% चांस दैट द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग विल बी नेगेटिव। हमारे पास सिर्फ 15% चांस है कि रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग विल बी नेगेटिव। हमने ये कहा था कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग फॉर ईच पाउंड्स इन पेबल्स आपके सामने, देयर इज ओनली फॉर 15% चांस। 15% चांस कहाँ से आपने निकाला है? ये दिस इज, देयर इज ओनली 15% चांस दैट द रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग इज गोइंग टू बी नेगेटिव। Now the futures and the forward hedge. If the forward rate is an accurate predictor of the future spot rate, the real cost of hedging will be 0। यानी देखें, अगर आपने जो predict किया है, if the forward rate is the accurate predictor of the future spot rate, जो forward rate है वो accurate predictor है of the future spot rate, then the real cost of hedging will be 0। उसके दरम्यान में अगर कोई difference ना आए,
हमने उसी डिफरेंस की मदद से तो कॉस्ट निकालनी है. अगर उन दोनों रेट्स के दरमियान में डिफरेंस नहीं होगा, then the real cost of hedging will be zero. And if the forward rate is an unbiased predictor of the future spot rate, the real cost of hedging will be zero on average. इसी तरह से अगर जो forward rate है that is the unbiased predictor of the future spot rate, then the real cost of hedging will be again zero on average. Now we come to the money market hedge. What is the money market hedge? A money market hedge involves taking a money market position to cover a future payables or receivable position. Money market hedge में होता यह है कि it involves taking a money market position in order to cover a future payables or receivable positions. For payables क्या करना चाहिए? Borrow in home currency, invest in foreign currency. For receivable, borrow in foreign currency and invest in home currency. अच्छा, जो पहला स्टेप है पेबल्स के लिए जिसमें हमने ये कहा कि बोरो इन होम करेंसी, मैं आपको ये भी बताऊंगी एग्जांपल के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट द difference benefit of the net difference that we want to originate. Borrow in home currency, this is optional. Invest in foreign currency, that is compulsory. For receivable, borrow in foreign currency, compulsory. Invest in home currency is optional. यहाँ देखें, ये आपको मैं एक चार्ट बना के इलस्ट्रेशन से बता रही हूँ कि how the money market hedge is going to be placed. A firm needs to pay New Zealand 1 million in 30 days. एक फर्म ने पे करने हैं न्यूजीलैंड डॉलर 30 डेज में, और हम देखेंगे कि हम मनी मार्केट हेज के थ्रू कैसे इसको कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं मनी मार्केट के थ्रू. ये देखें क्या था, बोरो इन होम करेंसी, बोरो एट 8.40 फॉर 30 डेज. You are going to borrow 6,046,766 जिसका एक्सचेंज रेट है एट 0.650 पर न्यूजीलैंड डॉलर. इस वक्त एग्जिस्टिंग रेट ये है एंड यू होल्ड दिस, आप उसको कन्वर्ट करें, यू होल्ड 995,025. ये आपका एक्सचेंज रेट है पर न्यूजीलैंड डॉलर के साथ. तो आपके जो पर न्यूजीलैंड आपके जो है डॉलर वो ये बनते हैं, डॉलर 0.65 इज इक्वल टू 1 न्यूजीलैंड डॉलर. ठीक है ना, यानी डॉलर की करेंसी का ये एक्सचेंज रेट चल रहा है इस वक्त, एक्सचेंज एट 0.65 पर न्यूजीलैंड डॉलर, यानी 0.65 डॉलर इज इक्वल टू 1 न्यूजीलैंड डॉलर. ठीक है ना. सो यू आर गोइंग टू होल्ड 995,025 न्यूजीलैंड डॉलर. स्टेप 3 में आपको कहा था कि बोरो इन होम करेंसी, होम करेंसी में बोरो करें, दैट इज यू हैव बोरोड दिस मच 646,766 एंड देन यू आर गोइंग टू होल्ड इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी. ये आपकी फॉरेन करेंसी थी न्यूजीलैंड की विच हैज बिकम दिस मच, ये आपकी फॉरेन करेंसी बन गई. देन इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी का मतलब ये है कि यू हैव लैंडेड इट एट 6% फॉर 30 डेज. आपने उसको ले के एक्सचेंज करके रख नहीं लिया, बल्कि आपने उसको फर्दर लैंड आउट कर दिया फॉर 30 डेज. अब इसी से आपने कमाना है. बेसिकली यू आर गोइंग टू रिसीव न्यूजीलैंड 1 मिलियन डॉलर. ठीक है ना. एक्सचेंज रेट इस वक्त अब आ गया 0.6513, दैट हैज अप्रिशिएटेड द न्यूजीलैंड डॉलर and now you can pay this 651 293. बेसिकली आपका यहाँ पे जो पर्पस था कि आपने इस पूरे सर्कल के अंदर क्या किया कि योर फर्म वांटेड टू पे दिस मच ऑफ न्यूजीलैंड 1 मिलियन इन 30 डेज. आपने बोरो इन होम करेंसी, बोरो इन होम करेंसी ये पहला स्टेप था, बोरो इन होम करेंसी. और ये दूसरा स्टेप था इन्वेस्ट इट, ये जो आपने लैंड किया ना, ये दूसरा स्टेप है, दैट इज इन्वेस्ट इन so you are ultimately going to get
1 मिलियन ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर। आपने देखा कि हम दिस इज द मनी मार्केट हेज, दिस इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। आप इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग की मदद से यू आर एबल टू जनरेट द सफिशिएंट नंबर ऑफ द करेंसी दैट यू वांट टू हेज। या तो आप लॉक इन कर लें, जैसे हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर हेज के लिए किया था, प्राइस को पहले से लॉक इन कर लें। दूसरा तरीका यह है कि मनी मार्केट हेज को यूज कर लें, यानी बोरो इन होम करेंसी एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी इन ऑर्डर टू रीपे पेबल्स के लिए आपकी ये स्ट्रेटेजी होगी। तो ये भी वर्कआउट कर सकती है अगर आप फॉरवर्ड या फ्यूचर हेज के ऊपर ना जाना चाहें। Similarly, if expect to receive 400,000 in 90 days, तो क्या होगा? Borrow in foreign currency, सिंगापुर डॉलर में आपने करेंसी में बोरो किया जिसका एक्सचेंज रेट ये है, और देन इन्वेस्ट इन होम करेंसी, लैंड एट 7.20 फॉर 90 डेज। 90 डेज में ही आपने पेमेंट करनी थी, आपने 90 डेज के लिए आपने इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन वो होगा आपका होम करेंसी के अंदर, ठीक है ना। आपने यहाँ पे उलट हो गया, बोरो एट द फॉरेन करेंसी एंड इन्वेस्ट इन होम करेंसी। हमारा पेबल्स में बोरो इन होम करेंसी एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी था। रिसीवेबल्स में आई रिपीट, बोरो इन फॉरेन करेंसी एंड इन्वेस्ट इन होम करेंसी। यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट है। ये देखें, द फर्म इज गोइंग टू रिसीव $219, उसको आप कन्वर्ट करें एक्सचेंज रेट पे 0.5489 पे जो कि एग्जिस्टिंग है, यू कैन पे 400,000 4 लाख सिंगापुर डॉलर टू अ कंपनी। सो बेसिकली ये आपको अगर ये एक्सपेक्ट टू रिसीव है और यू कैन सी के एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, तो आप उसको पहले से ही मनी मार्केट हेज के थ्रू यू कैन सेफगार्ड योर इन्वेस्टमेंट। So this was about the money market hedge. If the interest rate parity holds and the transaction costs do not exist, a money market hedge will yield the same result as the forward hedge. अगर इंटरेस्ट रेट पैरिटी है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो मनी मार्केट हैज एग्जैक्टली वही रिजल्ट देगी जो आपको फ्यूचर या फॉरवर्ड हैज दे सकता है। दिस इज सो बिकॉज द फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन अ फॉरवर्ड रेट रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द टू करेंसीज। जैसे कि आपने फॉरवर्ड एंड स्पॉट रेट के डिफरेंसेस को पढ़ा था while we were doing the currency derivatives chapter. Now the currency option hedge. What is meant by the currency option hedge? A currency option hedge uses currency calls or put options to hedge transaction exposure. We can also use the options, and what is the option? Option is the right, ठीक है ना, option is the right, whereas future contracts that is an obligation. Option is the right. So the currency option hedge is to use the currency calls or put options to hedge transaction exposure. And what is an option? This is the right to buy or sell a specified amount of a currency at a specified date and at a specified rate. और हमने currency options में पढ़ा था कि we have many kinds of options. We have call options and we have put options. Call options mean call is to buy, whereby the party has the right to buy a certain amount of a currency at a specified date and at a specified rate. Whereas a put option क्या होता है? Right to sell. Call option is right to buy, whereas put option is right to sell. समझ आ रहा है? So the currency option hedge uses currency calls or put options to hedge transaction exposure. Since options need not be exercised, they can insulate a firm from adverse exchange rate movement and yet allow the firm to benefit from the favorable movement. अच्छा, options need not be exercised, जैसे कि मैंने आपको बताया कि that is the right to buy or sell. तो उसका मतलब ये है कि ये बेहतर हो गए हमारे लिए ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को हेज करने के लिए, क्योंकि अगर हम एडवर्सली इफेक्ट हुए ट्रांजैक्शन एक्सचेंज रेट से तो हम हेज कर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। और फिर भी एंड दे येट अलाउ द फर्म्स टू बेनिफिट फ्रॉम द फेवरेबल मूवमेंट। और अगर आपको लगे कि यू आर बीइंग अफेक्टेड, यू कैन एक्सरसाइज दोज ऑप्शंस। यानी ऑप्शंस में स्टूडेंट्स हमारे पास बेनिफिट ही ये है कि वी हैव गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शंस में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अगर हम देखेंगे कि हम एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं तो देन वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज दैट। और अगर हम ये देखेंगे कि हमें एक्सरसाइज करना बेहतर नहीं है क्योंकि वी आर नॉट बीइंग अफेक्टेड, तो वी कैन सिंपली वी कैन मूव ऑन।
तो ऑप्शंस का ये फायदा है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स को हम हेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस आर आल्सो यूजफुल फॉर हेजिंग कंटिंजेंट एक्सपोजर। व्हाट इज मेंट बाय कंटिंजेंट? कंटिंजेंट का मतलब ये है कि जो एक एक्सपोजर आपका मेन एक्सपोजर है, कंटिंजेंट का मतलब है जो उससे मुंसलिक है या उससे जुड़ा हुआ है। यानी अगर डॉलर करेंसी के साथ मेरा एक्सपोजर हुआ तो इट इज डेफिनेट कि यूरो करेंसी के साथ भी मेरा एक्सपोजर होगा। तो करेंसी ऑप्शंस जो हैं दे आर वेरी यूजफुल फॉर इवन द कंटिंजेंट एक्सपोजर, या जो उसके साथ एफिलिएटेड एक्सपोजर्स हैं उनको भी हेज करने के काम आता है। नाउ लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ द हेजिंग टेक्निक्स। टू हेज पेबल्स, फ्यूचर हेज में हम क्या करते थे? परचेज करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और रिसीवेबल्स के लिए हमने क्या किया था? टू सेल करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड हेज में क्या किया था? In order to hedge payables, negotiate forward contract to buy a foreign currency, or to hedge receivable, forward hedge can be used to negotiate forward contract to sell the foreign currency. Money market hedge में to hedge payables, borrow local currency and convert it into foreign currency, invest till needed. Similarly, a money market hedge में to hedge receivables, borrow foreign currency, convert to local currency, invest till needed. Currency option hedge, purchase currency call options for payables and purchase currency put options for hedging receivables. Now let's come to the comparison of hedging techniques. Now we are going to compare different hedging techniques. Hedging techniques are comparable to identify the ones that minimizes payables or maximizes receivables. देखें स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि हम अपने पेबल्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और हम अपने रिसीवेबल्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हेजिंग टेक्निक हमने वो अडॉप्ट करनी है जिससे हम एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, और अगर कहीं पे हमें कोई करेंसी बेनिफिट भी मिलने जा रहा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आवर रिसीवेबल्स और मिनिमाइज आवर payables, that is basically what we want to do. So hedging techniques are comparable to identify the ones that minimizes payables or maximizes receivables. Note that the cash flows associated with the currency option hedging are not known with certainty but have to be forecasted. अच्छा, हम जब करेंसी ऑप्शन हेजिंग करते हैं तो हमें जो कैश फ्लोज हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी, आप ये कह लें कि हमें पता नहीं होगा उन कैश फ्लोज का विद सर्टेनिटी, बट दे हैव टू बी फोरकास्टेड। और फिर आपने ये भी ख्याल रखना है कि जो फोरकास्टिंग टेक्निक आपने बनाई है उसके लिए या जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं दैट मस्ट बी वेरी एक्यूरेट टू दी एक्यूरेसी। जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं आप, जो फोरकास्टिंग मेथड आप ले रहे हैं या जो फोरकास्टिंग टेक्निक आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नियर टू रियलिटी होना चाहिए। जो कैश फ्लोज का पैटर्न आपको फोरकास्टेड मिल रहा है वो बहुत हद तक रियल होना चाहिए। Several alternative currency options with different exercise price are also usually available. Hedging policies of MNCs. अब हम बात करेंगे कि what are the different hedging policies of multinational corporations. In general, an MNC's hedging policy varies with the management's degree of risk aversion. देखें, बहुत डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन कैसा है। इंटरेस्टिंगली देखें, डिफरेंट बिजनेसेस को डिफरेंट लोग चला रहे होते हैं, और जो आप ये समझ लें जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजर्स हैं, उनकी फिलॉसफी बड़ी काउंट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। देखें जैसे, और वो उसी चीज़ से उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप होता है। कुछ फर्म्स या कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, हाईली रिस्क एवर्स हैं। कुछ जो हैं वो बहुत कम, दे आर लाइक दे डू नॉट वांट टू गेट देमसेल्व्स इनटू अ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट्स। तो डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन जो है वो वेरी करता है एंड दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द हेजिंग टेक्निक्स। आप कितना सेफ रहना चाहते हो, कितना रिस्क लेना चाहते हो, कौन सी हेजिंग टेक्निक आप अडॉप्ट करते हैं वो बता देगा। समझ आ रहा है ना? एक आपको छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे बचपन में आपने कभी गेम खेली होगी, आपने वो निशाना लेना होता था, लाइक आपके सामने कुछ बलून्स हैं and now you want to punch those balloons with the help of a stick or with the help of a certain needle जो आपके हाथ में है, या कभी कभी बंदूक भी होती थी। अब आपने जब उन बलून्स को हिट करना है, पंच, you want to punch them, आपका जो
डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन है वो डिटरमिन होगा किससे, कुछ लोग बहुत करीब खड़े होकर मारेंगे उसको, आपको अगर फ्री हैंड दे दिया जाए कि जिधर मर्जी खड़े होकर उसको मारो, कुछ लोग बहुत करीब खड़े होकर मारेंगे, कुछ लोग थोड़ा सा पीछे होकर खड़े होकर उसको पांच करने की कोशिश करेंगे, और कुछ उनमें से ऐसे होंगे जो बहुत दूर जाके खड़े होकर उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन। जो सबसे आगे वाला था उसने बहुत कम रिस्क लिया, he does not want to take any risk। जो मिडिल वाला था उसने थोड़ा बहुत रिस्क लिया, और जो बहुत दूर खड़ा होकर जो करने की कोशिश कर रहा था वो उसने बहुत ज्यादा रिस्क लिया। समझ आ रहा ना? तो हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है और हर इंडिविजुअल के रिस्क टेकिंग प्रोपेंसिटी डिफरेंट होती है। अब ये जो हेजिंग टेक्निक्स हैं दे आर ऑल्सो ऑफरिंग डिफरेंट रिस्क ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क एवर्जेंस। तो मैनेजर कितना रिस्क एवर्स है वो उसके मुताबिक इनमें से कोई भी टेक्निक जो उसको सूट करती है वो चूज कर लेगा। आई होप यू लाइक द एग्जांपल। एन एमएनसी में चूज टू हेज मोस्ट ऑफ इट्स एक्सपोजर और नॉन ऑफ इट्स एक्सपोजर। अब एक ये भी एमएनसी की अपनी मर्जी है कि क्या वो चूज करना चाहेगी टू हेज, क्या वो ज्यादातर अपने एक्सपोजर को हेज करना चाहेगी या वो अपने एक्सपोजर को हेज ही ना करना चाहे। एंड अगेन द एमएनसी वुड लाइक टू कैलकुलेट द एक्सपोजर, द डिग्री ऑफ द कंसोलिडेटेड नेट एक्सपोजर, और फिर उसमें से डिसाइड करेगी कि क्या पूरे के पूरे को हेज करना है या किसी एक पोर्शन को हेज करना है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि एमएनसी क्या करना चाहती है, उसका अपना डिसीजन है। द एमएनसी में आल्सो choose to hedge subjectively such as hedging only when it expects the currency to move in a certain direction। कई दफा ये होता है कि करेंसी के मूवमेंट पैटर्न को देखते हुए, एक्सचेंज रेट के मूवमेंट पैटर्न को देखते हुए दी एमएनसी में चूज टू हेज सिलेक्टिवली। तो कई दफा वो सिलेक्टिवली भी उसको हेज कर सकती है। नाउ वी विल कम टू द लिमिटेशंस ऑफ हेजिंग। Some international transactions involve an uncertain amount of foreign currency such as over hedging may result। कई दफा ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में यू डू नॉट नो कि अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी होगी, तो कई दफा ये होगा कि ओवर हेजिंग हो जाएगी। वन सोल्यूशन टू हेज ओनली द मिनिमम नोन अमाउंट, यानी देखें आपको पता नहीं है कि कितनी अमाउंट है, अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। आपने ज्यादा अमाउंट को हेज कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं होना था, आप थोड़े से भी गुजारा कर सकते थे। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, वन सोल्यूशन इज टू हेज ओनली द मिनिमम नोन अमाउंट। किसी भी एक मिनिमम नोन अमाउंट को आप हेज कर लें। एडिशनली द अनसर्टेन अमाउंट में बी हेज्ड यूजिंग ऑप्शंस। जो बाकी की अमाउंट है, जो अनसर्टेन अमाउंट है, दैट कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। व्हाई? क्योंकि ऑप्शंस जब आप यूज करते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन वेदर टू डू इट और वेदर नॉट टू डू इट। तो जो सेफ है वो तो आप फ्यूचर्स के साथ कर लें, जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसके बारे में आप अनसर्टेन हो वो ऑप्शन से कर लें। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास राइट है, वी मे डू इट एंड वी मे नॉट डू इट। फ्यूचर्स में हमारे पास ऑब्लिगेशंस आ जाती है, तो फ्यूचर की जो ऑब्लिगेशन वाला पार्ट है वो आप नॉन अमाउंट के साथ करेंगे। इतनी अमाउंट तो हमें आनी है और ये एक्सपोज्ड भी है एक्सचेंज रेट रिस्क से, तो हमें इसको हेज करना ही करना। In the long run, the continual short-term hedging of repeated transactions may have limited effectiveness too। अच्छा, अगर हम बहुत लॉन्ग रन में छोटे छोटे हेजिंग के स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। क्यों? यहाँ देखें, रिपीटेड हेजिंग ऑफ फॉरेन पेबल्स व्हेन द फॉरेन करेंसी इज अप्रिशिएटिंग। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के आपको पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। कॉस्ट्स आर इंक्रीजिंग although there are savings from hedging। ये जो आपको इससे नजर आ रही हैं इन ब्रैकेट से, ये वाली हेजिंग से नजर आ रही है, देखिए यहाँ काफी ज्यादा सेविंग हो रही है, थोड़ी सी सेविंग हुई है, थोड़ी सी और आपने किया, काफी ज्यादा सेविंग हुई है। लेकिन आगे आगे देखें कि आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो आपकी सेविंग्स हैं वो कम होती जा रही हैं। ये जो हमारा पैटर्न है ये वाला ट्राइंगल वाला, ये हमें दे रहा है सेविंग पैटर्न। सेविंग्स तो हो रही हैं, ऑल्दो देयर आर सेविंग्स बट दे आर डिक्रीजिंग, कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, कॉस्ट उसके मुकाबले में बढ़ती जा रही है। द फॉरवर्ड रेट ऑफन मूव्स इन टैंडम विद द स्पॉट रेट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट आमतौर पे इसी पैटर्न पे चलते हैं। जैसे जैसे आपका स्पॉट रेट चेंज होता है उसी तरह से आप फॉरवर्ड रेट भी आपका इंक्रीज होता है। समझ आ रही है? लेकिन जाहिर है फॉरवर्ड रेट थोड़ा सा हाई प्लेस किया जाता है जस्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज transactions that we want to do. Thus the forward rate often moves in tandem with the spot rate. Thus an importer who uses one period forward contract
continually will have to pay increasingly higher prices during a strong foreign currency cycle. अगर foreign currency cycle बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि उसकी जो costs हैं वो immediately उसके ऊपर increase होती जाएंगी, right? Hedging long-term transaction exposure. Long-term hedging of foreign payables when the foreign currency is appreciating. आप देखें जब foreign currency appreciate हो रही है तो savings from hedging they are going to be increased. If the hedging techniques can be applied to the longer term period, they can more effectively insulate the firm from the exchange rate over the long run. तो अगर हम इसको long run में करना चाहें तो वो ज़्यादा beneficial होता है बजाय इसके कि हम short run में repeated transactions करें, उससे वो costly भी हो सकता है. Hedging long-term transaction exposures. MNCs that can accurately estimate foreign currency cash flows for several years may use long-term hedging techniques. जिन्होंने ये expect किया हुआ हो कि जो MNCs estimate कर सकें अपने foreign currency cash flows को for several years, they may enter into the long-term hedging techniques. Long-term forward contract or the long forward with the maturities of up to 5 years or more can be set up for very credit-worthy customers, and we can do it long-term forward contracts क्योंकि commercial bank और MNC के दरमियान होगा तो हम long-term forward contracts को कर सकते हैं among these. Now the hedging long-term transaction exposure. In a currency swap, two parties with the aid of broker agree to exchange specified amount of currencies on the specified dates in future. A parallel loan or back-to-back loan involves an exchange of currency between two parties with a promise to re-exchange the currencies at a specified exchange rate at future time. Alternative hedging techniques involve sometimes a perfect hedge is not available or it's too expensive. So to eliminate transaction exposure, to reduce exposure under such conditions, the firm may consider leading and lagging, cross-hedging and currency diversification. These are the different techniques when the perfect hedge is not available. Leading and lagging. Leading and lagging strategies involve adjusting the timings of payment request or disbursement to reflect expectations about the future currency movement. यानी कि expediting a payment is referred to as leading. आप अपनी payment को जल्दी कर दें क्योंकि आप देख रहे हैं कि exchange rate pattern ऐसा है कि you may end up paying more. While deferring a payment या आप अपनी payment को थोड़ा रोक लें कि आप देख रहे हैं कि currency का जो pattern है that might be in your favor. Cross hedging. When a currency cannot be hedged, another currency that can be hedged and is highly correlated may be hedged instead. अगर आप अपनी करेंसी में नहीं hedge करना चाहते तो किसी और जो highly correlated currency है उसके साथ आप hedge कर सकते हैं. The stronger the positive correlation between the two currencies, the more effective the cross hedging strategy would be. Currency diversification. An MNC may reduce its exposure to the exchange rate movements when it diversifies its business among numerous countries. So the currency diversification भी हो सकती है. It is more effective when the currencies are not highly positively correlated. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, negatively correlated currencies are highly preferable. So dear students, this was all about today's lecture. I hope you have enjoyed and clearly understood. It was very interesting managing the transaction exposure. We will be talking more about it and certain other exposures which may come along on the way of the MNCs. Thank you very much for your patience. See you next time. Allah Hafiz.